तो हमने जो टी-लॉक के बारे में डिस्कस किया था कि टी-लॉक एग्जैक्टली क्या है, तो टी-लॉक आपका ट्रांसपोर्ट लोकेटर, जो कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन बताता है कि एक पर्टिकुलर जो आपकी जो डिवाइस है, जो आपकी एज डिवाइस है, वो आपकी कैसे, क्या नाम है, टी-लॉक यूज होता है। तो इसको आप ऐसे ऐसे कंसिडर कर सकते हो, अगर आप कंसिडर करना चाहते हो इसको, तो आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो कि जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे एक एज डिवाइस है, ये आपकी एक वैन एज डिवाइस है जो आपकी किसी एक साइट पे लगी हुई है, मान लो उसको वैन एज 1 कह देते हैं। ये आपकी एक और वैन एज डिवाइस है या वीएस डिवाइस है जो आपकी किसी दूसरी साइट पे लगी हुई है। और ये दो ट्रांसपोर्ट्स हैं आपके, एक है आपका इंटरनेट ट्रांसपोर्ट और एक है आपका एम्प्लेस ट्रांसपोर्ट। ये इससे भी कनेक्टेड है और ये इससे भी कनेक्टेड है, मतलब रीचेबिलिटी आपकी दोनों से दोनों के बीच में है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ आईपी दिया होगा, आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ आईपी दिया होगा। एम्प्लेस की तरफ मान लो आपने प्राइवेट आईपी दिया है, मान लो 192.168.10 का आईपी दिया है। यहाँ पे आपका इंटरनेट है तो मान लो पब्लिक आईपी दिया है 100.1.1.1। यहाँ पे मान लो आपने कुछ अलग 192.168.20 का आईपी दिया हुआ है। यहाँ पे आपने 200.1.1.1 मान लो कुछ पब्लिक आईपी दिया हुआ है। एक और एज डिवाइस है मान लो यहाँ पे आपकी एक वीएस डिवाइस है जो कि आपकी वीएस डिवाइस नंबर 3 है, यहाँ से कनेक्टेड है। तो ये मान लो आपका 10 तो खैर प्राइवेट हो जाएगा। तो मान लो आपका जैसे 50.1.1.1, यहाँ पे मान लो आपका जैसे 192.168.30। तब होता क्या है कि ये जो दो ट्रांसपोर्ट्स हैं आपके, एक इंटरनेट ट्रांसपोर्ट है और एक आपका एम्प्लेस जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ये आपके जो भी इंटरफेसेस हैं, सपोज आपका एक गीगाबिट 0x0 है, ये 0x1 है, ये भी कुछ हो सकता है, ये भी कुछ हो सकता है, सारे आपके मतलब कोई ना कोई इंटरफेसेस होंगे। तो टी-लॉक आपका तीन चीजों को मिलकर बनता है। टी-लॉक जो आपका बनाया जाता है वो आपका तीन चीजों को मिलकर बनाया जाएगा, मतलब इस डिवाइस पे दो टी-लॉक्स, एक है आपका टी-लॉक 1, एक है आपका टी-लॉक 2। टी-लॉक 1 जो आपके पास है, 1 2 तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, टी-लॉक 1 टी-लॉक 2। ये जो पहला टी-लॉक है ये आपका तीन चीजों से मिलकर बनेगा, सिस्टम आईपी, मतलब टी-लॉक हमेशा ही तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है आपका सिस्टम आईपी जो कि आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कॉन्फ़िगर करोगे, इनकैप्सुलेशन जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आईपीसेक ही रहेगा, और देन आपके पास लास्ट में आता है आपका कलर। तो सिस्टम आईपी मतलब बॉक्स का आईपी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली आप कॉन्फ़िगर करोगे, तो मान लो आपका वो 1.1.1.1 है। इनकैप्सुलेशन आपका क्या रहेगा, आपका आईपीसेक रहेगा, आईपीसेक। और कलर, अब अगर आप इस ये पहला टी-लॉक मान लो इसको रिप्रेजेंट करता है, इस ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है या इस ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो बेस्ड ऑन की व्हाट ट्रांसपोर्ट इट इज रिप्रेजेंटिंग वी हैव टू डिफाइन अ कलर। तो कलर या तो क्या होगा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल एमपीएलएस, और दूसरे टी-लॉक के लिए आपका सिस्टम आईपी सेम ही रहेगा, इनकैप्सुलेशन सेम ही रहेगा, और कलर क्या हो जाएगा आपका इंटरनेट। तो टी-लॉक आपका एक पर्टिकुलर सिस्टम तक रीच करने के लिए क्या ट्रांसपोर्ट यूज किए जा सकते हैं, ये उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। सेम यहाँ पे भी आपके दो टी-लॉक्स हैं, एक आपका मान लो टी-लॉक 1 है, एक आपका टी-लॉक 2 है। टी-लॉक 1 जो रहेगा इसका सिस्टम आईपी सेम रहेगा, इनकैप्सुलेशन सेम रहेगा, और कलर क्या हो जाएगा, मान लो जैसे आपका एमपीएलएस है या इंटरनेट है या जो भी ले लो, 2.2.2.2 आईपीसेक और इंटरनेट। सेम यहाँ पे आपका इनकैप्सुलेशन मतलब टी-लॉक 1, सिस्टम आईपी मतलब बॉक्स का जो आईपी है 3.3.3.3 आईपीसेक और आपका एमपीएलएस, और दूसरा जो टी-लॉक आपके पास रहेगा 3.3.3.3 आईपीसेक और इंटरनेट। तो दिस डिवाइस हैज टू टी-लॉक्स, दिस डिवाइस आल्सो हैज टू टी-लॉक्स, दिस डिवाइस आल्सो हैज टू टी-लॉक्स। मतलब इन शॉर्ट ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपको VH1 तक रीच करना है तो वहां तक जाने के आपके पास दो ट्रांसपोर्ट्स हैं, देयर आर टू ट्रांसपोर्ट लोकेटर्स टू रीच टू दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। सर अगर जनरली ट्रेडिशनल नेटवर्क ट्रेडिशनल देखेंगे कार्ड में, तो राउटर के पास
रूट रहते हैं किसी डेस्टिनेशन तक जाने का, उसके पास में दो रूट, मल्टीपल रूट है जाने का, तो वो एक प्राइमरी जैसे भी हो रूट उसका टोपोलॉजी टेबल में, राउटिंग टेबल में रहता है। तो जो टीलॉक का कंसेप्ट है सर, तो अगर दो टीलॉक है, हमें किसी लोकेशन किसी उसके पास में दो रूट, अगर मल्टीपल रूट है जाने का, तो वो सेकेंडरी रखेगा ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए। तो जो टीलॉक का कंसेप्ट है, तो अगर दो डिसाइड होगा या नहीं, लोड बैलेंसिंग होगी उस केस में। उस केस में मतलब इस टीलॉक में ऐसा कुछ नहीं होता कि प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब ये सिंपल, अब बीच में कैसी भी टोपोलॉजी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। टीलॉक आपका केवल ये बताता है कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक रीच करने के मल्टीपल ट्रांसपोर्ट्स हैं, दैट्स इट। दैट मींस ओनली वो रास्ता बता रहा है, दो रास्ते मेरे पास है। हाँ, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक रीच करने के दो पॉइंट्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाता है टीलॉक से, बस। इसके अलावा इसका कोई और सेंस नहीं बनता। ओके। तो अब मान लो जैसे यहाँ पे इस एज राउटर के पास एक लैन सबनेट है जो उसको एडवर्टाइज करना है, तो इस एज राउटर के पास एक लैन सबनेट है, तो मान लो जैसे 10 का सबनेट है, 10.1.1.0 का सबनेट है, /24 पे ही है, तो इस सबनेट को इसको एडवर्टाइज करना है सबको। तो ये एक्चुअल में ये खुद तो कर नहीं सकता, तो ये किसको देगा, एक्चुअल में देगा आपके vSmart कंट्रोलर को। vSmart कंट्रोलर क्या करेगा, लेगा राउट कैसे 10.1.1.0 तक रीच करना है, तो ये दो टीलॉक बता रहा है मेरे को। एक क्या टीलॉक बता रहा है, टीलॉक 1, और एक क्या बता रहा है, टीलॉक 2। अब टीलॉक 1 टीलॉक 2 क्या है, वो सामने लिखा हुआ है। तो vSmart को ये पता लगा कि भाई 10.1.1 तक रीच करने के दो टीलॉक्स हैं, ठीक है, मतलब दो ट्रांसपोर्ट्स हैं। एक टीलॉक 1 है जो कि एक्चुअल में आपका एमप्लेस है, और एक टीलॉक 2 है जो कि आपका एक्चुअल में इंटरनेट है, ठीक है। उसको इन्फॉर्मेशन पता लग गई। अब ये क्या करेगा, vSmart क्या करेगा, इस राउट की इन्फॉर्मेशन को उठा के दे देगा किसको, दे देगा इस VH को, और उठा के दे देगा इसको, देगा ये राउट इसके पास आया, और ये उठा के एक्चुअली में किसको देगा, आपके इस VH को भी देने वाला है। तो जब ये आपका जो vSmart राउटर है, जब आपका इस राउट की इन्फॉर्मेशन को आगे एडवर्टाइज करेगा, तो एक्चुअली में वो यही बताएगा, मतलब इस VH को क्या पता रहेगा, इस VH को पता रहेगा कि ऐसा है कि अगर मुझे 10.1.1.0/24 तक रीच करना है, तो यहाँ तक रीच करने के दो टीलॉक्स हैं, एक क्या है टीलॉक 1 और एक क्या है टीलॉक 2। इनफैक्ट टीलॉक 1 आपका एमपीएलएस ट्रांसपोर्ट है, और टीलॉक 2 क्या है आपका इंटरनेट, ऐसा। तो इसको पता लगा कि 10.1.0 तक जाने के लिए आपके दो एक्चुअल में टीलॉक्स हैं जो कि आपके यूज किए जा सकते हैं अकॉर्डिंगली। सेम वे में क्या होगा कि अगर बाकी के राउटर्स के पास कोई राउट होगा तो वो भी vSmart को देंगे। तो मान लो 10.1.2 का कोई राउट है, तो वो भी उसको पता लग गया कि बच्चा दो टीलॉक से रीचेबल है। हालांकि इसका जो टीलॉक होगा वो डिफरेंट होगा, वो किसके लिए होगा, मतलब 10.2 मान लो यहाँ पे, मान लो 10.2 यहाँ पे, 10.1 यहाँ पे, तो 10.2 मान लो आपका 10.1.2 मान लो आपका यहाँ पे। तो यहाँ तक रीच करने के जो दो टीलॉक्स होंगे वो आपको कहाँ पे लेके जाएंगे, मान लो आपको VS2 तक लेके जाएंगे। VS2 वाले जो टीलॉक होंगे, VS2 वाले जो टीलॉक्स होंगे वो इसको पता होंगे टीलॉक 1, और VS2 का जो टीलॉक होगा वो इसको पता रहेगा। सेम अगर आपको मान लो 10.1.3 तक रीच करना है, तो 10.1.3 तक रीच करने के आपका जो VS3 है, इसका जो टीलॉक 1 है वो यूज किया जा सकता है, और VS3 है इसका जो टीलॉक नंबर 3 है, ये टीलॉक नंबर 2 है आपका, ये यूज किया जा सकता है। और ये कहाँ पे आपका 10.1.3 यहाँ पे इसका एक मान लो सबनेट है, एक लैन सबनेट है जो लर्न हुआ है मान लो किसी राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू या जैसे। तो vSmart राउटर के पास सारी इंफॉर्मेशन है, vSmart राउटर के पास एक्चुअल में सारी इंफॉर्मेशन है, और ये इसी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो इसी इंफॉर्मेशन को एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट करता है सभी के पास। तो सभी को पता रहेगा कि भाई यहाँ तक रीच करने के लिए, इस सबनेट तक रीच करने के लिए क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, इस सबनेट तक रीच करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, और इस सबनेट तक रीच करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, क्या टीलॉक्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसको पता रहेगी। सर लेकिन बेस्ट पाथ होगा ये कैसे? बेस्ट पाथ दोनों ही होंगे ना सर, वही तो बताया मैंने, लोड बैलेंसिंग होती है। सर मैं भी सर इंटरनेट का बैंडविड्थ कम वही बात है, लो, वो अब आप कोई दिक्कत नहीं, उसको इतना समझ में नहीं आता। उसको ये समझ में आता है कि अगर दो टीलॉक्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हम दोनों को यूज करेंगे, आपको एक को प्रेफर करना है दूसरे के ऊपर तो आप पॉलिसीज लगाओ, बट अपने आप नहीं होगा वो। ओके, मतलब हमें पॉलिसी लगाना होगा राउटर पर। हाँ, तो वो पॉलिसीज वगैरह आप लगा के फर्दर कंट्रोल कर सकते हो अगर आपको कुछ कंट्रोल करना है, बट
अदर देन दैट आपका बाय डिफॉल्ट तो यही इंफॉर्मेशन आपके, यही राउट की इंफॉर्मेशन आपकी vSmart पे और यही राउट की इंफॉर्मेशन आपकी सभी एज डिवाइसेस पे इंस्टॉल्ड है। सभी एज डिवाइसेस की राउटर की राउटिंग टेबल में आपके पास यही इंफॉर्मेशन रहने वाली है। अब पॉइंट ये है कि मान लो अब आपका मान लो आपका इस VH राउटर को रीच, इस VH राउटर से मान लो आपको मान लो 10.1.1.3 से मान लो आपको 10.1.1.1 तक रीच करना है। तो अगर आपको यहाँ पे मान लो रीच करना है 10.1.1.3 से आपको रीच करना है 10.1.1.1 तक रीच करना है। तो 10.1.3 से आपको रीच करना है 10.1.1 तक रीच करना है। तो यहाँ तक रीच करने के लिए आपके पास जो जब राउटिंग टेबल का लुकअप किया जाएगा, ऑब्वियसली ये राउटिंग टेबल ही है तो राउटिंग टेबल में राउट होगा। तो जब राउटिंग टेबल में VH राउटर जब अपनी राउटिंग टेबल में राउट लुकअप करेगा तो उसको पता लगेगा कि भाई 10.1.1 तक जाने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है आपका, एक या तो TLOC1 है या तो TLOC2 है। अब TLOC1 क्या है एक्चुअल में, TLOC1 है आपका 1.1.1.1 IPsec और MPLS और TLOC2 क्या है आपका 1.1 IPsec और इंटरनेट। तो घुमा फिरा के बात ये पड़ती है कि ये इंफॉर्मेशन आपकी सफिशिएंट नहीं है। ये केवल मतलब ये पता लग गया इसको कि भाई अगर आपको इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक रीच करना है तो उस डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए जो आपका नेक्स्ट हॉप है, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट हॉप है वो नेक्स्ट हॉप क्या आपका TLOC1 है या TLOC2 है, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट एक्चुअली। मतलब ये इंफॉर्मेशन आपकी सफिशिएंट नहीं है राउटर के राउटिंग टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से पैकेट्स को राउट करने के लिए, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता लग रहा है कि अगर हमें वहां तक रीच करना है तो एक्चुअल में आपके कौन से इंटरफेस को यूज करना है, इस इंटरफेस को यूज करना है, इस इंटरफेस को यूज करना है, क्या है क्या नहीं, ये बात हमें पता नहीं है। तो होता क्या है, TLOC क्या रिप्रेजेंट करता है, TLOC रिप्रेजेंट करता है एक सिस्टम की मोर और लेस लाइक लोकेशन, यहाँ पे एक सिस्टम इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट के ऊपर से रीचेबल है और ये जो IPs है दीज IPs आर नॉट इवन रियल। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि IPs आपने कुछ भी कॉन्फ़िगर कर रखे हो, तो मतलब ऐसा नहीं कि इन IPs को यूज करके आप प्रॉपर इनकैप्सुलेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हो। तो होता क्या है कि जो आपकी एज डिवाइसेस हैं, जैसे आपकी ये जो एज डिवाइस है ये आपका इस राउट का, ये जो आपका राउट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको राउट दिख रहा है, जो राउटिंग टेबल आपको दिख रही है 10.1 के बारे में 10.2 के बारे में, ये आपके सर्विस साइड राउट्स कहे जाते हैं। सर्विस साइड राउट्स, इनको हम क्या कहते हैं, सर्विस साइड राउट्स। ये आपके जो है इनको हम कहते हैं सर्विस राउट्स, सर्विस साइड राउट्स, सॉरी सर्विस साइड राउट्स। सर्विस साइड राउट्स आपके वो राउट्स होते हैं जो आपके सर्विस साइड को बिलोंग करते हैं, मतलब जो आपके लैंड साइड को बिलोंग करते हैं, लैंड साइड को बिलोंग करते हैं या लैंड साइड को बिलोंग करते हैं, ये राउट्स क्या कहे जाते हैं, आपके सर्विस साइड राउट्स कहे जाते हैं। ये आपके सर्विस साइड राउट्स कहे जाते हैं। तो ठीक है, बट एक लैंड से दूसरी लैंड तक जाने के लिए जो आपके TLOC की इंफॉर्मेशन है ये आपकी सफिशिएंट नहीं है एक्चुअली। तो कैसे, मतलब हाउ इट विल बी नोन टू दी एज डिवाइसेस कि भाई आपके कौन से उससे रीच करना है, कौन से उससे रीच नहीं करना है, कैसे पता लगेगा? तो वो आपको अकॉर्डिंगली कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए एक TLOC राउट होता है, एक TLOC राउट भी होता है। मतलब जब ये एज डिवाइस इन TLOCs की इंफॉर्मेशन देती है, जब एज डिवाइस इन TLOCs की इंफॉर्मेशन देगी, मतलब ये एज डिवाइस इन TLOCs की इंफॉर्मेशन देगी, ये एज डिवाइस आपके इन TLOCs की इंफॉर्मेशन देगी, तो एक्चुअल में इन TLOCs तक रीच करने का क्या पब्लिक आईपी है, वो इंफॉर्मेशन भी आपके vSmart को बताया जाता है। तो मतलब vSmart आपका ये डेटाबेस तो मेंटेन करेगा ही करेगा, vSmart आपका ये डेटाबेस तो मेंटेन करेगा ही करेगा, साथ के साथ ही vSmart आपका एक और डेटाबेस मेंटेन करेगा इस बात के लिए कि एक पर्टिकुलर TLOC तक रीच करने का क्या इंफॉर्मेशन है। मतलब इस vSmart कंट्रोलर के पास ये इंफॉर्मेशन भी रहेगी कि भाई TLOC1 तक रीच करने के लिए एक्चुअल में जो पब्लिक जो आईपी एड्रेस है दैट इज व्हाट 192.168.10.1, इसको पता रहेगा कि TLOC2 तक रीच करने के लिए जो आईपी है दैट इज 100.1.1.1। सिमिलरली सेम, मतलब TLOC यहां तक रीच करने के लिए 192.168. ये आपका जो रहेगा दिस इज 192.168.20.1, ये जो आपके पास रहेगा ये आपका 200.1.1,
ये जो आपके पास रहेगा 192.168.30.1, ये जो आपके पास रहेगा ये आपका है 50.1.1.1। तो एक टी-लॉक तक रीच करने के लिए एक्चुअल में क्या पब्लिक आईपी है, मतलब टी-लॉक आपके तीन चीजों का कॉम्बिनेशन, सिस्टम आईपी, इनकैप्सुलेशन, कलर, ये तीनों चीजों में से कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो आपके यूज किया जा सके पैकेट राउटिंग के टाइम पे, मतलब नेक्स्ट हॉप को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर्ली। तो ये जो आपका टी-लॉक राउट, इसको हम टी-लॉक राउट कहते हैं, इसको हम कहते हैं टी-लॉक राउट, मतलब ये जो आपके राउट्स होते हैं इनको कहा जाता है टी-लॉक राउट। टी-लॉक राउट्स आपके ये बताते हैं, टी-लॉक राउट्स जो आपके पास होते हैं, टी-लॉक राउट्स आपके ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर टी-लॉक तक रीच करने का क्या पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो एवरेज राउटर will inform the vSmart about the T-lock route. T-lock route मतलब next hop तक रीच करने का क्या आईपी है, ये इंफॉर्मेशन भी किसको देता है आपका, वो एक्चुअल में vSmart को देता है। ये इंफॉर्मेशन भी आपकी एक्चुअल में vSmart तक रीच करती है कि एक पर्टिकुलर T-lock तक रीच करने का क्या राउट है, ये इंफॉर्मेशन भी आपके vSmart तक रीच करती है। और vSmart मतलब यहाँ इस T-lock तक रीच करने का क्या आईपी है, क्या नहीं, इस इंफॉर्मेशन vSmart को देगा। और vSmart इनफैक्ट इस राउट की इंफॉर्मेशन को भी किसको देता है, आपके सभी के सभी एज राउटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब एवरी एज राउटर अपार्ट फ्रॉम हैविंग दिस सर्विस साइड राउट्स, मतलब हर एक एज राउटर के पास इन सर्विस साइड राउट्स के अलावा टी-लॉक राउट भी होते हैं। तो सर्विस साइड राउट्स में क्या होता है, आपका क्या मिलता है आपको, टी-लॉक की एक डेस्टिनेशन तक रीच करने का टी-लॉक क्या है, और इस टी-लॉक तक रीच करने का क्या आईपी एड्रेस है, वो आपको कहां पे मिलता है, आपके टी-लॉक राउट में। मतलब एक पर्टिकुलर टी-लॉक को यूज करते हुए अगर आपको ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है तो कौन से इंटरफेस पे पैकेट को प्लेस करना पड़ेगा, वो आपको पता लगता है कि इसमें टी-लॉक राउट में। और फॉर एग्जांपल इसकी अगर आप बात करते हो तो 10.1.1.1 से 10.1.3 से लेकर 10.1.1 तक रीच करने के लिए, ठीक है, आपको राउट मिला होगा कि भाई अगर आपको 10.1.1 तक रीच करना है तो दो टी-लॉक्स हैं, ठीक है, 10.1.1 तक रीच करना है तो दो टी-लॉक्स हैं, एक क्या आपका टी-लॉक नंबर 1 और एक क्या है टी-लॉक नंबर 2। अब इस टी-लॉक तक रीच करने के लिए मान लो आपने डिसाइड किया कि टी-लॉक नंबर 1 को यूज करते हुए आप ट्रैफिक को फॉरवर्ड करोगे, या आपने डिसाइड किया कि टी-लॉक नंबर 2 को यूज करते हुए पैकेट को फॉरवर्ड करोगे, तो इस टी-लॉक नंबर 1 तक रीच करने के लिए कौन से इंटरफेस को यूज करना है, कौन से आईपी को यूज करना है, ये बात कैसे पता लगती है, ये बात पता लगती है टी-लॉक राउट्स को चेक करके, मतलब दूसरी बार लुकअप परफॉर्म करके। तो टी-लॉक 1 तक रीच करने का क्या आईपी था, दैट वाज 192.168.10.1, 192.168.10.1 तक रीच करने के लिए इनमें से कौन सा इंटरफेस यूज होगा वो आप देख लेना, उसके हिसाब से राउटिंग टेबल को चेक करके पैकेट का आपका फर्दर राउटिंग परफॉर्म की जाएगी। और अगर टी-लॉक 2 को यूज करना है तो टी-लॉक अभी हमें पता है भाई ये एमप्लेस है, ये आपका इंटरनेट का राउट आएगा एमप्लेस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट ट्रांसपोर्ट को यूज करते हुए जाना है, टी-लॉक 2 को यूज करते हुए जाना है। टी-लॉक 2 का मतलब क्या है, आपका इंटरनेट, और इंटरनेट को यूज करते हुए जाना है तो मतलब आपके इस इंटरफेस को यूज करते हुए फिर आपको यहाँ तक रीच करना पड़ेगा। तो डबल लुकअप्स होते हैं, मतलब राउटिंग टेबल में जब पैकेट फॉरवर्डिंग की जाती है तो डबल लुकअप्स किए जाते हैं। एक लुकअप परफॉर्म किया जाता है आपका राउटर की राउटिंग टेबल में राउट को चेक करने के लिए, और दूसरा लुकअप परफॉर्म किया जाता है राउटर की राउटिंग टेबल में ये पता करने के लिए कि उस पर्टिकुलर टी-लॉक तक रीच करने का क्या आईपी एड्रेस रहेगा। रिकर्सिव लुकअप्स, मल्टीपल लुकअप्स आपके परफॉर्म किए जाते हैं। अब बताओ इसमें आपको कोई डाउट हो तो दिस इज हाउ द राउटिंग विल हैपन इन दी SD-WAN विप्टेला। सौरभ बताओ। नहीं सर अभी तो ठीक है, अभी क्लियर है, ठीक है। हाँ। तो पॉइंट ये है कि आपका इसमें SD-WAN फैब्रिक में राउटिंग वैसे ही होगी जैसे पहले होती थी, नो डाउट, जैसे आपकी ट्रेडिशनल राउटिंग होती थी, पैकेट जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही, बट जो प्रोसेस है आपका, वो प्रोसेस थोड़ा सा आपका कंपैरेटिवली आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। वहां पे एक डेस्टिनेशन तक जाने का सीधा नेक्स्ट हॉप होता है, यहाँ पे एक डेस्टिनेशन तक जाने का टी-लॉक होता है। टी-लॉक तीन चीजों को मिलकर बनता है, सिस्टम आईपी, इनकैप्सुलेशन और कलर। सिस्टम आईपी और इनकैप्सुलेशन सेम हो सकते हैं, बट कलर आपका डिफाइन करता है कि वो ट्रांसपोर्ट यू हैव एक्चुअली यूज, और जो ट्रांसपोर्ट आपने एक्चुअली यूज किया हुआ है उसके बेसिस पे आपका अलग अलग ट्रांसपोर्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटिवली कलर डिफाइन करते हैं, जैसे एमपीलेस या इंटरनेट अकॉर्डिंग।
और सर टी-लॉक राउट्स जो हो गया वो आपको सिर्फ ये बताएगा कि कहाँ उस हाँ साइट को मतलब कहाँ रीच करने के लिए क्या है। हाँ अगर आपको एक डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए मान लो टी-लॉक 1 को यूज करना है तो एक्चुअल हाँ। में कौन से आईपी पे जाना है। हाँ, और उसका इंटरफेस पता रहेगा कि हाँ हाँ, इस इंटरफेस अब पे जब जाना आपको आईपी पता लग गया तो आईपी हाँ। पता लग गया तो इंटरफेस तो आपको पता लग ही है। जाएगा। इंटरफेस पता लग जाएगा। ये राउट तो आया ही होगा ना कहीं ना कहीं। अब अगर एमप्लेस से आया होगा तो एमप्लेस से इंटरनेट से आया होगा तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल चला रखा होगा, जैसे भी रीचेबिलिटी करा रखी होगी हाँ, ठीक है। अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मान लो जैसे वीपीएन चल रहा है, मान लो एच3 वीपीएन चल रहा है, ठीक है, तो ये सबनेट जो है वो इसकी तरफ यूज किया हुआ है किसके वीपीएन के थ्रू, ये सबनेट इसकी तरफ रीच किया हुआ है वीपीएन के थ्रू, या हो सकता है इंटरनेट चला रखा है तो डिफॉल्ट राउट दे रखा है, डिफॉल्ट राउट दे रखा है, खत्म बात। तो बेस्ड ऑन की हाउ द रीचेबिलिटी इज देयर टू द आईपी एड्रेसेस ऑन द अदर साइड ओवर द इंटरनेट एंड एमप्लेस ट्रांसपोर्ट, उसको यूज करते हुए आप पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। अभी क्लियर है सर। ठीक है, अब एक्चुअल में ये दोनों ही राउट मतलब आपके ये दोनों ही राउट आपके एक्चुअल में, अगर आप बात करो जैसे सर्विस साइड राउट्स की बात करो, अगर आप सर्विस साइड राउट्स की बात करते हो या आप बात करते हो टी-लॉक राउट्स की, ये दोनों ही राउट्स आपका कौन लेके जाता है, एक ही प्रोटोकॉल है जो दोनों राउट्स लेके जाएगा, दैट इज ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ही आपका वो प्रोटोकॉल है जो इन दोनों तरह के राउट्स को लेके आपका एक्चुअल में जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो टी-लॉक जो आपके पास है, टी-लॉक जो आपके पास रहेगा, टी-लॉक आपका मतलब जो आपका राउट्स लेके जाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राउट्स लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे किसी भी तरह के राउट्स हो, चाहे आपका लैन सबनेट का राउट हो उसको आप कहते हो सर्विस राउट, चाहे टी-लॉक के बारे में बताने वाला राउट हो, दोनों ही राउट्स आपका कौन लेके जाता है, दोनों ही राउट्स आपका एक्चुअल में ओएमपी प्रोटोकॉल ही लेके जाएगा। तो जैसे एक वीएच राउटर है, इस वीएच राउटर पे सपोज आपकी ब्रांच कनेक्टेड है, इधर ब्रांच कनेक्टेड है, यहाँ पे कुछ राउटर्स लगा रखे हैं, यहाँ पे आपने कुछ प्रोटोकॉल चला रखा है, राउट आ रहा है, तो इसकी राउटर की राउटिंग टेबल में कुछ राउट्स हैं। जब ये राउट किसको देगा, आपके वी स्मार्ट कंट्रोलर को देगा, तो जो राउट आपका आगे फॉरवर्ड करता है, ये राउट भी आपके ओएमपी प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है। और इस राउट तक रीच करने के लिए क्या नेक्स्ट हॉप है जिसको आप टी-लॉक कहते हो, टी-लॉक के बारे में भी कौन लेके जाता है, आपका ओएमपी प्रोटोकॉल ही इंफॉर्मेशन लेके जाता है। So OMP overlay management protocol is actually the only protocol that will be used to carry the route information from one point to the other point in the SD-WAN to tell. Overlay की बात कर रहे हैं, अंडरले में तो आपको जो चलाना चलाओ, बट ओवरले मैनेजमेंट में वी स्मार्ट कंट्रोलर से आपके एस डिवाइस के बीच में, वी स्मार्ट टू वी स्मार्ट के बीच में, ओवरले में जो आपकी काम होगा वो काम आपके OMP प्रोटोकॉल को यूज करते हुए ही होगा। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ था। कलर, सिस्टम आईपी, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी क्या हो सकता है कि जैसे आपका कोई एस डिवाइस हो सकता है नेट के पीछे हो, कोई एस डिवाइस आपके नेट के आगे हो, तो नेट अगर बीच में इन्वॉल्व है तो पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी का कॉन्सेप्ट भी आपको इन्वॉल्व मिलेगा। ओएमपी राउट्स, सर्विस साइड राउट्स एंड वी राउट्स, ये तीन तरह के राउट्स आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास होते हैं। राउट्स लर्न कनेक्टेड ऑन द सर्विस साइड, वो आपके कहीं ना कहीं सर्विस राउट्स, सर्विस साइड राउट या ओएमपी राउट या वी राउट, जो मन करे कह लो, सब सेम ही है। राउट्स आर टैग्ड विद द एट्रीब्यूट्स एज ओएमपी पिक अप द राउट्स। तो याद रखना कि जैसे बीजीपी में सेवरल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे बीजीपी में आपके सेवरल एट्रीब्यूट्स होते हैं, वैसे ही आपके ओएमपी प्रोटोकॉल में भी आपका जैसे ये जब एक राउट की इंफॉर्मेशन आगे कैरी होकर जाती है तो उसमें सेवरल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम आगे इन डिटेल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब ये मैंने सिस्टम आईपी आपको बता दिया और नेम आपको बता दिया, साइट आईडी आपको बता दी थी, टी-लॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वी स्मार्ट एडवर्टाइज करता है टी-लॉक्स की इंफॉर्मेशन को, किसको, सभी एज राउटर्स को इन द टी-लॉक राउट। टी-लॉक्स आर एडवर्टाइज्ड टू द वी स्मार्ट इन द टी-लॉक राउट्स। मतलब ये एज डिवाइसेस अपने टी-लॉक्स के बारे में किसको बताते हैं, वी स्मार्ट को। वी स्मार्ट क्या करता है, वो फर्दर आगे इंफॉर्मेशन देता है। टी-लॉक्स क्या, टी-लॉक्स हर एक साइट पे जनरेट होते हैं, मतलब हर एक एज डिवाइस, एवरी एज डिवाइस विल जनरेट सम टी-लॉक। T-lock is a combination of three things: system IP, color and encapsulation. Accordingly, इन तीन चीजों की इंफॉर्मेशन आपकी एक्चुअल में फॉरवर्ड की जाएगी। तो वी स्मार्ट एडवर्टाइजेज द लोकल डिवाइस, ये जो आपकी एस डिवाइस है, अगर इसके मल्टीपल ट्रांसपोर्ट्स हैं तो इनके बारे में वो किसको बताएगी, अपने वी स्मार्ट कंट्रोलर को। वी स्मार्ट कंट्रोलर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, ठीक है, और वी स्मार्ट कंट्रोलर विल गिव दैट इंफॉर्मेशन टू ऑल द अदर एस डिवाइसेस in the T-lock routes using the OMP protocol accordingly. अच्छा,
अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जब आपकी एज डिवाइसेस को एक दूसरे के बारे में पता लग जाता है, ठीक है, एज सुन एज दी एज डिवाइसेस गेट टू नो ईच अदर, उनको एक दूसरे का टी-लॉक या पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी पता लग गया, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो क्या करती हैं, आईपी से कनेक्शन या आईपी से टनल एस्टैब्लिश कर लेती हैं। तो जैसे ही किसी एज डिवाइस को, अगर कोई एज डिवाइस है, as soon as any edge device, जैसे ही कोई edge device है, as soon as any edge device comes to know about the other edge devices, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास वो immediately they will establish a full mesh IPsec tunnel to each other। मतलब अगर चार्ट जैसे जो लास्ट हमने डायग्राम बनाया भी, अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, अगर आप उस लास्ट डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, तो मान लो आपके पास अगर लेट्स से कि आपके पास यहाँ पे आपका एक VH1 है, ठीक है, ये आपका एक VH2 है, यहाँ पे आपके पास VH3 है, और ये दोनों ही आपके मल्टीपल ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड हैं, मतलब तीनों ही। ये आपका इंटरनेट ट्रांसपोर्ट है, ये आपका MPLS ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ये कनेक्टेड है दोनों से अकॉर्डिंगली। VH1 पे 2 T-लॉक्स हैं, VH2 पे 2 T-लॉक्स हैं, VH3 पे 2 T-लॉक्स हैं, तो इन सबको एक दूसरे के बारे में पता चल गया विद द हेल्प ऑफ द T-लॉक राउट्स। vSmart कंट्रोलर ने, ये हमारा vSmart कंट्रोलर था, सभी ने क्या किया, आपने अपने T-लॉक राउट्स दिए इनको, ठीक है, और उसने क्या किया, सभी को मतलब उन T-लॉक्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट भी पास कर दी। तो सभी लोग अपने अपने T-लॉक राउट एडवर्टाइज करेंगे, तो जो आपका vSmart कंट्रोलर है, वो vSmart कंट्रोलर क्या करेगा, उन राउट्स की इंफॉर्मेशन को T-लॉक्स के बारे में सबको बता देगा। तो एक्चुअली VH2 को पता रहेगा कि भाई ऐसा है कि VH1 तक रीच करने के एक्चुअली में 2 T-लॉक्स हैं, एक है आपका T-लॉक 1, एक है आपका T-लॉक 2, और इनफैक्ट T-लॉक 1 तक रीच करने का क्या आईपी एड्रेस है वो भी पता है, बिकॉज वो T-लॉक राउट में आया है, और T-लॉक 2 तक रीच करने का क्या आईपी है वो भी पता है। सेम इसको किसके बारे में पता होगा, VH3 के बारे में पता होगा। इनफैक्ट एवरीवन विल नो अबाउट एवरीवन। तो होगा क्या कि इमीडिएटली जैसे इनको एक दूसरे के बारे में पता लगता है, दे विल इमीडिएटली क्रिएट अ फुल मेश IPsec टनल ऑटोमेटिकली। एक फुल मेश IPsec connection VH1 will create with VH2 and 3, VH2 will create with VH3 and accordingly. So VH1, VH2, VH3 ये आपके तीनों VH devices, जो तीनों आपके पास VH devices, तीनों जो आपकी VH devices जो आपके पास हैं, all these VH devices they know about each other, they will automatically establish a full mesh IPsec tunnel as shown in this diagram। आप यहाँ पे देख सकते हो ये IPsec टनल आपको दिखाई दे रही है। और एक और चीज, जो आपकी IPsec टनल बनेगी सभी डिवाइसेस के बीच में, वो ओवर ऑल दी ट्रांसपोर्ट्स आपकी बनती है। मतलब अगर 2 ट्रांसपोर्ट्स है ना, तो मल्टीपल टनल्स आपकी स्टैब्लिश होंगी। मतलब एक IPsec टनल इस ट्रांसपोर्ट के ऊपर, और एक IPsec टनल आप मतलब एक IPsec टनल आपकी इस ट्रांसपोर्ट के ऊपर, और एक IPsec टनल आपकी इस ट्रांसपोर्ट के ऊपर आपकी स्टैब्लिश करेगा। तो फिलहाल तो अभी याद रखो कि आपकी IPsec टनल फुल मेश फॉर्मेट में आपके पास एस्टैब्लिश होती है। फुल मेश फॉर्मेट में आपकी IPsec टनल एस्टैब्लिश होती है, और जो फुल मेश टनल आपकी एस्टैब्लिश होगी वो पर ट्रांसपोर्ट बेसिस पे होगी। मतलब अलग अलग ट्रांसपोर्ट के ऊपर से आपके पास IPsec टनल फुल मेश फॉर्मेट में आपकी एस्टैब्लिश होने वाली है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मान लो अगर आपको यहां से यहां तक रीच करना है, ठीक है, पता तो चल गया कि हमारा क्या आईपी एड्रेस है जहां पे हमें जाना है, नेक्स्ट हॉप तो हमें एक्चुअली पता चल ही गया दो बार लुकअप करने के बाद, बट एनीवे पता चल गया। तो ये मत सोचना कि ट्रैफिक अगर आपका इंटरनेट ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो सिक्योर नहीं है, एमप्लस से जा रहा है तो सिक्योर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट ये है कि आपका हो सकता है कि इंटरनेट आपका प्रिफर्ड पाथ हो, क्योंकि एमप्लस आप केवल एक बैकअप की तरह रखोगे। आप 100 Mbps या 1000 Mbps या 1 वीक का इंटरनेट प्लान परचेज करो, उतनी कॉस्ट नहीं आएगी जितना आप 1000 Mbps का अगर आप एमप्लस प्लान परचेज करोगे तो। सो पॉइंट ये है कि आपका इंटरनेट हो सकता है प्रेफर्ड ट्रांसपोर्ट, हो सकता है इंटरनेट आपका प्रेफर्ड ट्रांसपोर्ट हो, और इंटरनेट के ऊपर कुछ भी सिक्योर नहीं होता। तो ऐसा मत सोचना कि आपके SD-WAN में जो आपका डेटा पास होगा लैंड टू लैंड वो आपका सिक्योर नहीं होगा, बिकॉज द डेटा विल पास फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ओवर दैट सिक्योर्ड IPsec टनल, और अगर IPsec टनल के ऊपर से डेटा जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सिक्योर रहेगा ही रहेगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। यही यहाँ पे आपका नीचे इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया था कि फुल मेश आपकी IPsec टनल बनेगी ओवर मल्टीपल ट्रांसपोर्ट्स। तो जो आपके T-लॉक्स होते हैं ना,
वो आप ऐसे समझो जो आपकी आईपी से टनल बनती है ना, उसके एंड पॉइंट्स की तरह काम करता है। अगर आप टीलॉक्स की स्पेसिफिकली बात करते हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ टीलॉक, तो टीलॉक इज मोर लाइक यू नो एन एंड पॉइंट। टीलॉक एक आपकी एज डिवाइस के एंड पॉइंट की तरह काम करता है। मतलब ये बताता है कि एज डिवाइस तक रीच करना है तो यहाँ आना है। अब कलर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। द स्पेसिफिक कलर दैट इज यूज्ड टू कैटेगराइज अ प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कलर में कलर दो तरीके के होते हैं। अब आप कलर की बात जब कर रहे हो तो कलर दो तरीके के कलर होते हैं, एक होता है पब्लिक कलर, एक होता है प्राइवेट कलर। पब्लिक कलर में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका पब्लिक इंटरनेट हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया बिजनेस इंटरनेट हो गया, 3G 4G हो गया, ये मतलब MPLS, मेट्रो इथरनेट और कुछ कुछ मतलब प्री डिफाइंड प्राइवेट 1 2 3, मतलब लेबल है, कुछ भी दे सकते हो प्राइवेट 1। अब मतलब आपकी MPLS लिंक है, जो नहीं कि उसको आप MPLS लेबल ही दो, आप प्राइवेट 1 लेबल दे दो, कोई बात नहीं, चलता है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपने मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस ले रखे हैं, ठीक है, मल्टीपल आपके एमप्लेस लिंक्स हैं, तो ऐसा थोड़ा नहीं कि दोनों का एमप्लेस, आप एक को प्राइवेट 1 एक को प्राइवेट 2 भी डिफाइन कर सकते हो, वो भी चलेगा। तो प्राइवेट कलर्स जो आपको सामने दिख रहे हैं, MPLS, प्राइवेट 1 2 6 और मेट्रो इथरनेट, ये आपके 3 प्राइवेट कलर्स में डिफाइंड हैं, और इनके अलावा जितने भी बाकी बच जाते हैं वो सारे आपके पब्लिक कलर कंसीडर किए जाते हैं। तो मतलब कलर मतलब एक लेबल जो आपने अपने ट्रांसपोर्ट के लिए साइन किया हुआ है। अब टिपिकली ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं करोगे कि अपने MPLS को क्या कहते हो आप कलर इंटरनेट कर दो, या इंटरनेट को कलर MPLS कर दो कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त, या तो फिर आपको उसी के हिसाब से प्रॉब्लम्स होंगी। बट अदरवाइज जो आपका यहाँ पे जो मेंशन्ड है, प्राइवेट कलर्स लाइक MPLS, प्राइवेट 1 2 6, मेट्रो इथरनेट, ये आपके प्राइवेट कलर्स में आते हैं। और इनके अलावा जो आपके पास बाकी के जो आपको कलर्स अवेलेबल मिलेंगे, ऑल दोज आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ प्राइवेट कलर, सॉरी पब्लिक कलर। तो MPLS, मेट्रो इथरनेट और कुछ प्री डिफाइंड प्राइवेट 1 टू प्राइवेट 6, ये आपके प्राइवेट कलर्स होते हैं। और इनके अलावा जो बाकी के कलर्स हैं, ठीक है, इनके अलावा जो आपके बाकी के कलर्स हैं, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, पब्लिक इंटरनेट, 3G 4G, बिजनेस इंटरनेट, बाकी के जो सारे कलर्स रहेंगे ये आपके पास कहीं ना कहीं पब्लिक कलर्स में प्री डिफाइंड किए गए। सर समझ में नहीं आया, एक बार आप चैट में लिख के भेजो आपकी ये पब्लिक कलर, हाँ पब्लिक कलर को मैनेज करना, पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी, आईना जो बैठा हुआ है मैनेज करने के लिए, यहाँ से कोई मैनेज कर रहा है या सिस्को प्रोप्राइटरी? नहीं, ये सब आपकी यही है जो आपको सामने सिस्को प्रोप्राइटरी है। सिस्को प्रोप्राइटरी तो नहीं कहोगे, मतलब इट इज सिस्को, ये तो विप्टेला का है ना, वैसे तो सोचो तो पॉइंट ये है कि मतलब ये विप्टेला ने जब आपका SD-WAN डिप्लॉय किया, उन्होंने इन कलर्स को प्राइवेट और इन कलर्स को पब्लिक डिफाइन किया हुआ है। हो सकता है अब आप अदर वेंडर जैसे वेलो क्लाउड या हो सकता है सिल्वर पीक, आप इंग्लिश स्टडी करो तो हो सकता है उनमें कुछ अलग हो, ये चांसेस हैं कि सेम हो। तो कलर्स ये हम खुद एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफाइन करते हैं, ठीक है, हम कन्फिगरेशन करते वक्त हम ट्रांसपोर्ट कलर डिफाइन करते हैं। हम मतलब कन्फिगरेशंस करते वक्त हम ट्रांसपोर्ट कलर खुद ही डिफाइन करते हैं। और जब हम खुद ट्रांसपोर्ट कलर डिफाइन करते हैं तो ऑब्वियसली अब आप किसी इंटरनेट को पब्लिक इंटरनेट या ये आपका बिजनेस इंटरनेट, आप ऐसा नहीं करोगे कि आप इंटरनेट को क्या कर दो, आप जो है MPLS कलर डिफाइन कर दो, MPLS लेबल डिफाइन कर दो, है केवल लेबल, बट उसका सिग्निफिकेंस आपका पड़ेगा। सिग्निफिकेंस क्या पड़ेगा आपका आगे, वो आप देखो। अब पब्लिक कलर और प्राइवेट कलर की अगर आप बात करते हो, पब्लिक कलर और प्राइवेट कलर की बात करते हो तो इसका सिग्निफिकेंस जो आपके पास रहेगा, वो सिग्निफिकेंस आपका कहीं ना कहीं एज टू एज और एज टू कंट्रोलर कम्युनिकेशन के बीच में आपका ये पब्लिक और प्राइवेट कलर का जो आपका सिग्निफिकेंस रहेगा वो होने वाला है, ठीक है। जो सिग्निफिकेंस है आपके पब्लिक कलर और प्राइवेट कलर का, ये आपका एज टू एज कम्युनिकेशन के लिए और एज टू द कंट्रोलर कम्युनिकेशन के लिए आपका ये कलर सेटिंग्स जो आपकी रहेंगी वो अप्लाई रहती है। अच्छा, तो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट कलर इज हाईली सिग्निफिकेंस, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कलर इज हाईली सिग्निफिकेंट, मतलब इनका प्रॉपर सिग्निफिकेंस बनता है, मतलब कलर्स के बेसिस पे ही ये डिसाइड होता है, कलर्स के बेसिस पे ही ये डिसाइड होता है कि एक्चुअल में क्या पब्लिक आईपी यूज किया जाएगा टनल एस्टैब्लिश करने के लिए,
या प्राइवेट आईपी यूज किया जाएगा टनल एस्टैब्लिश करने के लिए, वो आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा। बट कलर सेटिंग्स यू हैव टू डिफाइन मैनुअली, और गलत मत करना कलर सेटिंग्स वगैरह डिफाइन। ओके, तो ये रहा, ये लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द कलर सेटिंग्स ऑन बोथ द डिवाइस, मतलब VH to VH या VH to कंट्रोलर, बेस्ड ऑन द कलर सेटिंग्स ऑन बोथ द डिवाइस, VHs know when to use a public IP or private IP when establishing the IPsec tunnel. तो VH to VH, VH to VH जब आपकी जो है IPsec tunnel एस्टैब्लिश होती है, तो IPsec tunnel एस्टैब्लिश करने के लिए क्या पब्लिक IP यूज करना है या प्राइवेट IP यूज करना है, ये डिफरेंस आपका जो है ये कलर के बेसिस पे ही आपका रहता है। तो कलर के बेसिस पे ही एक्चुअल में आपका ये डिफाइंड होता है कि जो VH to VH जो आपकी IPsec टनल बनेगी, क्या वो IPsec टनल आपकी जो बनने वाली है, क्या वो IPsec टनल आपकी प्राइवेट IP के ऊपर बनेगी या पब्लिक IP के ऊपर बनेगी, ये आपका सिग्निफिकेंस डिफाइंड होता है इसमें कलर्स में। तो देखो, अगर दोनों ही तरफ, अब ये पब्लिक प्राइवेट का क्या कॉन्सेप्ट आएगा, मान लो एक तरफ आपकी जो एज डिवाइस है वो नेट के आगे है और एक तरफ जो आपकी एज डिवाइस है वो नेट के पीछे है, ऐसा भी हो सकता है। तो अरे बीच में मतलब आपकी एज टू एज कम्युनिकेशन के बीच में नेट इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर नेट इन्वॉल्व है तो वो आपको देखना पड़ेगा। मान के चलते हैं कि जो डायग्राम आपका नीचे बना हुआ है, इस डायग्राम में आप देखो पब्लिक आईपी पोर्ट नंबर, प्राइवेट आईपी पोर्ट नंबर जो आपका मेंशन है वो ग्रे कलर से पब्लिक आईपी पोर्ट नंबर रिप्रेजेंट और ब्लैक कलर से प्राइवेट आईपी पोर्ट नंबर आपका रिप्रेजेंट है। तो मान लो अगर दोनों ही तरफ मान लो आपने दो ट्रांसपोर्ट्स हैं, दोनों ही तरफ मान लो अगर आपके प्राइवेट कलर्स दिखे हुए, तो मान लो अगर आपके पास दोनों ही तरफ आपके पास प्राइवेट कलर्स हैं, मतलब सपोज आपके इधर भी कलर क्या है इंटरनेट, इधर भी कलर क्या है एमपीएलएस, उधर भी कलर क्या है आपके पास एमपीएलएस, तो प्राइवेट कलर्स आर यूज, तो ये माना जाएगा कि आपकी रीचेबिलिटी कौन से आईपीस के ऊपर से है, प्राइवेट आईपीस के ऊपर से, और प्राइवेट आईपी के ऊपर ही क्या बनेगी आपकी IPsec टनल एस्टैब्लिश होगी। अरे मतलब आपके सपोज जो हमने टोपोलॉजी बनाई थी, उस टोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे, जैसे यहाँ पे बात करो, ये कलर क्या है प्राइवेट, ये कलर क्या है आपका प्राइवेट कलर यूज किया गया है, तो यहाँ पे जो भी आपने आईपी दिए होंगे, मान लो प्राइवेट आईपी जो भी दिए होंगे, तो प्राइवेट आईपी टू प्राइवेट आईपी ही क्या होगी आपकी रीचेबिलिटी बनेगी। या ऐसे समझो इधर क्या है आपकी एक एज डिवाइस है, ये एज डिवाइस आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, एमपीएलएस से, मान लो इधर क्या है आपकी एक एज डिवाइस और है, ठीक है, बट वो नेट के पीछे है, यहाँ पे ना नेट के पीछे, और यहाँ पे मान लो क्या यूज हो रहा है, पब्लिक मतलब जो है आईपी यूज हो रहा है, मान लो नेट चला रखा है, कुछ भी है, यहाँ पे प्राइवेट आईपी यूज हो रहा है। ये जो आपका यहाँ पे जो आपने कलर डिफाइन कर रखा है, क्या डिफाइन कर रखा है आपने एमपीएलएस, तो इधर भी प्राइवेट, इधर भी क्या है प्राइवेट कलर हम खुद डिफाइन करते हैं, दोनों तरफ प्राइवेट कलर है, तो एक्चुअल में जब IPsec टनल एस्टैब्लिश होगी तो प्राइवेट आईपी टू प्राइवेट आईपी एस्टैब्लिश होगी, ना कि प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी, ऐसा नहीं होगा। तो कलर सेटिंग्स के बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्चुअल में जो IPsec टनल बनेगी वो IPsec टनल आपकी प्राइवेट आईपीस के ऊपर बनेगी या पब्लिक। अगर दोनों तरफ पब्लिक आईपीज यूज है, पब्लिक कलर यूज है, मतलब इंटरनेट, तो फिर तो पब्लिक आईपी के ऊपर ही टनल बनेगी। एक तरफ प्राइवेट है, एक तरफ पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मिक्स है, एक तरफ प्राइवेट एक तरफ पब्लिक है, तो उस केस में पब्लिक आईपी यूज किए जाएंगे, और टनल में टनल एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू पब्लिक आईपी एड्रेसेस ही आपके यूज होते हैं, ठीक। पब्लिक कलर टू पब्लिक कलर, पब्लिक आईपीज, प्राइवेट कलर टू प्राइवेट कलर, प्राइवेट आईपीज, पब्लिक कलर टू प्राइवेट कलर्स, उस केस में आपके पास क्या होगी, पब्लिक आईपीज को, पब्लिक कलर्स को यूज करते हुए, पब्लिक आईपीज को यूज करते हुए ही आपकी एक्चुअल में IPsec टनल एस्टैब्लिश होने वाली है। तो कलर सेटिंग्स के ऊपर आपकी IPsec टनल पब्लिक या प्राइवेट आईपी पे एस्टैब्लिश होगी, ये आपका डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट अप अगर आप इसमें बात करोगे तो ये आपको बता दिया गया कि जैसे आपके ये सबनेट्स हैं, मान लो जैसे ये दो सबनेट्स हैं, सबनेट ए सबनेट बी, ये VPN ए में है, VPN 1 में है, ये सर्विस साइड VPN है, इस साइड के जो VPN है इनको हम क्या कहते हैं सर्विस साइड VPN।
तो सर्विस साइड VPN 1, सर्विस साइड VPN 2, यहाँ पे क्या है इस साइड पे सर्विस साइड VPN 1, सर्विस साइड VPN 2। तो राउट आप ये क्या करेगा, OMP अपडेट में अपने राउट्स की इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करेगा vSmart क्या करेगा, उसको आगे की तरफ सेंड करेगा। तो जब यहाँ पे वो राउट रिसीव होंगे तो VPN 1 में ही जाएंगे, VPN 2 में नहीं जाएंगे। अब VPN मतलब VRF, तो राउटिंग टेबल अलग अलग होती है, इतना आपको ऑलरेडी बताया गया था। मतलब जैसे VRF की राउटिंग टेबल अलग होती है, वैसे VPN की भी राउटिंग टेबल अलग अलग ही रहेगी। तो उस केस में आपके पास फिर ऐसा नहीं होगा कि VPN 1 वाला राउट कहाँ पहुंच जाए VPN 2 की राउटिंग टेबल में, और बेस्ड ऑन दैट रीचेबिलिटी भी नहीं होगी अकॉर्डिंगली। राउट लीकिंग कुछ कराना पड़ता है उसके हिसाब से अगर हमें करना होगा तो। अदर देन दैट आपका जो ये जो राउट्स हैं, जो राउट की इंफॉर्मेशन है, जो राउट की इंफॉर्मेशन आपकी पास की जा रही है फ्रॉम एज डिवाइस टू एज डिवाइस, ये आपके OMP अपडेट में ही लग के जाने वाली है। देन TLOCKS के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके OMP अपडेट्स में ही जाएगी। जब TLOCKS एक दूसरे को पता लग जाएगा तो आपकी IPsec टनल बनेगी, ठीक है। ऑलरेडी इनके बीच में vSmart कंट्रोलर और vSmart कंट्रोलर और VH के बीच में ऑलरेडी आपकी DTLS या TLS टनल बनी है। DTLS या TLS टनल जो आपको दिख रहा है ये आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, उसके अंदर ही आपका OMP रन कर रहा है। और आपकी एज डिवाइस टू एज डिवाइस क्या बनी हुई है, आपकी IPsec टनल बनी हुई है, और इस IPsec टनल के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए BFD भी अपने आप ही चलता रहता है। तो बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन जो कि आपका यूज किया जाता है ये पता करने के लिए कि इन SD-WAN विप्टेला की आपकी IPsec टनल डाउन तो नहीं हो गई। तो BFD बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन आपका क्विकली डिटरमाइन कर सकता है कि आपकी जो IPsec टनल है क्या ये अभी भी लाइवनेस है या नहीं है। बेस्ड ऑन दैट इट कैन टियर डाउन द टनल अकॉर्डिंगली। ये कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, ये भी अपने आप ही कॉन्फ़िगर होगा। तो रीचेबिलिटी OMP अपडेट्स में क्या कहा जाता है, रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन IPsec टनल एस्टैब्लिश करने के लिए जो सिक्योरिटी कीज रिक्वायर्ड होती हैं, IPsec टनल एस्टैब्लिश करने के लिए जो सिक्योरिटी कीज रिक्वायर्ड होती हैं, वो IPsec टनल एस्टैब्लिश करने के लिए सिक्योरिटी कीज, प्री-शेयर्ड कीज वगैरह वो भी आपके पास कहीं ना कहीं किसमें जाती हैं, आपके OMP के अपडेट्स में ही जाती हैं। देन पॉलिसीज वगैरह जब आप पढ़ोगे कभी आगे, मतलब इसमें पॉलिसीज वगैरह अप्लाई करना है कि डेटा कैसे मूव करेगा, राउटिंग कैसे होगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअल में पॉलिसी बेस्ड इंफॉर्मेशन भी आपकी इन OMP अपडेट ही सेंड आउट की जाएगी। ये ओवरऑल आपके फैब्रिक का ऑपरेशन है अगर आप कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन के बीच में इंटरेक्शन की बात करोगे तो मेजर कंपोनेंट सारे सामने लिखे हुए हैं, OMP लिखा हुआ है, DTLS TLS टनल लिखा हुआ है, IPsec और BFD। OMP अपडेट में ही सबनेट्स की इंफॉर्मेशन, TLOCKS की इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी कीज, इंक्रिप्शन वगैरह करने के लिए, पॉलिसी, डेटा, एवरीथिंग दैट इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली इन द OMP। सर आपने बताया था OMP हैव अ सेवरल एट्रीब्यूट, हाँ वो कौन सा है सर? सर आगे करेंगे जब करेंगे वो आपके जैसे BGP में एट्रीब्यूट्स होते हैं कई सारे, वैसे OMP में भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो OMP जब एक राउट की इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज करता है तो जस्ट लाइक BGP कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करता है, जैसे साइट आईडी वगैरह, साइट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन, कुछ चीजें यूज करता है वो आपका। तो बेस्ड ऑन दैट आपके बेस्ट पाथ का सिलेक्शन होता है। अगर वो सारे क्राइटेरिया सेम आते हैं तो उस केस में फिर आपके दोनों ही पाथ को बेस्ट सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई भी पॉलिसी अप्लाई नहीं की हुई है, कंसिडरिंग कि बाय डिफॉल्ट आपने कोई भी पॉलिसी अप्लाई नहीं की हुई है, तो उस केस में दोनों ही पाथ आपके बेस्ट कंसीडर किए जाएंगे और दोनों ही पाथ के ऊपर से आपकी लोड बैलेंसिंग होने वाली है। दिस इज ऑल योर IP राउट, मतलब ये आपके जो राउट्स हैं, आपके जो नॉर्मल IP राउट्स हैं वो आपको इस तरीके से विजिबल रहते हैं। जैसे आपके नॉर्मल आपके क्या कहते हैं सिस्को राउटर्स में जैसे विजिबिलिटी रहती है, जो कमांड्स रहती हैं शो IP राउट वगैरह, वैसे आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो ये आपके स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड डिफॉल्ट राउट, डायरेक्टली कनेक्टेड राउट, ये आपको इस तरीके से आपके जो सिस्टम IP की बात करते हो आप, जब आप सिस्टम IP की बात करते हो तो सिस्टम पे जो आपने IP दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे ही विजिबल दिख जाता है। ठीक है, दिस इज द सिस्टम IP, दिस इज नॉट द IP एड्रेस एनीवेयर। तो ये आपका सिस्टम IP कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, OMP पेयर्स कौन कौन से हैं? शो OMP पेयर कमांड चला के आप OMP की पेयरिंग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ये देखना चाहो कि कैसे OMP पेयर्स कैसे दिखते हैं तो इस तरीके से दिख जाएंगे कि कौन कौन से आपके OMP पेयर्स हैं।
तो एमपी किन के बीच में चलेगा? ऑब्वियसली आपके वी एज और वी स्मार्ट के बीच में और वी स्मार्ट टू वी स्मार्ट के बीच में। तो लिखा हुआ है कि कितने ओएमपी पेयर हैं, 2 एमपी पेयर्स हैं। हो सकता है 2 वी स्मार्ट्स हों, तो 2 वी स्मार्ट्स हैं तो 2 एमपी पेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, ये आपके इंटरफेसेस हैं। मुझे आपको हाँ जैसे अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो शो ओएमपी टी लॉक्स वगैरह अगर आप चेक करते हो तो एक पर्टिकुलर टी लॉक तक रीच करने का क्या आईपी है, क्या पब्लिक आईपी है, क्या प्राइवेट आईपी है, क्या पोर्ट नंबर्स हैं, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आपके मल्टीपल क्या होंगे, सपोज अगर आपके मल्टीपल ट्रांसपोर्ट कनेक्शंस होंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से मतलब राउट्स की इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली, टी लॉक राउट्स की इन्फॉर्मेशन आपको अकॉर्डिंगली दिख जाती है। ठीक है, और क्या था इसमें, ये दिखेंगे हम वैसे तो बाद में तो देखेंगे ऐसी बात नहीं है, बट मैं फिलहाल बस आपको केवल एक ब्रीफ ये दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको दिखता है। ठीक है, ये रहा टी लॉक आईपी कलर इनकैप्सुलेशन। तो टी लॉक आईपी कलर इनकैप्सुलेशन शो एमपी टी लॉक्स आप कर, और इस टी लॉक तक रीच करने के लिए इस टी लॉक तक रीच करने के लिए क्या सॉरी इस टी लॉक तक रीच करने के लिए क्या आपका पब्लिक आईपी है, क्या प्राइवेट आईपी है, क्या पब्लिक पोर्ट नंबर है, क्या प्राइवेट पोर्ट नंबर है, सब आपको अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोनों बॉक्सेस के आईपी अलग अलग लिखे, तो मतलब 2 बॉक्सेस हैं, एक ही बॉक्स है, एक ही बॉक्स है। ठीक है, इसका एक अलग सिस्टम आईपी है, इसका एक अलग सिस्टम आईपी है, ये प्राइवेट 1 है, ये प्राइवेट, ये भी मतलब प्राइवेट कलर इनकैप्सुलेशन कौन से पेयर से मिला हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेटस पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी, पब्लिक पोर्ट नंबर प्राइवेट आईपी प्राइवेट पोर्ट नंबर। तो आपको टी लॉक्स की इंफॉर्मेशन भी राउट फॉर्मेट में ही आपको अपने राउटिंग टेबल में देखने को मिलेगी। ये रहा एट्रीब्यूट्स जो आप कह रहे थे, एक राउट के साथ क्या क्या एट्रीब्यूट्स आते हैं, इतने सारे, ओरिजिनेटर, टाइप, टी लॉक, अल्टीमेट टी लॉक, डोमेन आईडी, ओवरले आईडी, साइट आईडी, प्रेफरेंस, टैग, ओरिजिन प्रोटोकॉल, ओरिजिन मैट्रिक, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। हाँ वही कर रहा हूँ, बीजीपी की तरह, जैसे बीजीपी में कई सारे एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं वैसे यहाँ पे भी आपको कई सारे एट्रीब्यूट्स एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स तक, यहाँ तक रीच करना है, यहाँ तक रीच करना है तो आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। ठीक है, और क्या क्या एट्रीब्यूट्स आपके लिख के आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे विजुअल आएगा। ये रहा टी लॉक, देख लो टी लॉक में क्या क्या आता है, सिस्टम आईपी, ये कलर और इनकैप्सुलेशन। बाकी तो सर जब लैब करेंगे तो क्लियर होगा। तो ये आपका बेसिक ओवरव्यू था किस तरीके से आपका ये SD-WAN ऑपरेट कैसे करता है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, ये मैंने आपको एक बार ओवरव्यू में पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया। कोई डाउट हो आप बताओ इसमें आपका यहाँ तक के पॉइंट्स में, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट हमारा फोकस करेगा डिप्लॉयमेंट पे कि हमें अब हम डिप्लॉय करने की बात करते हैं तो डिप्लॉय कैसे करें। तो अब अगर आप बात करो डिप्लॉयमेंट्स की, अब जरा आप ये बात करो कि भाई ठीक है अच्छा सॉल्यूशन है कि भाई हमारी कई सारी ब्रांचेस हैं, हम उनको एक सेंट्रलाइज जगह से बैठ के मैनेज कर सकते हैं, मतलब डे 0 से लेके जो आपके डे 2 तक के जितने भी ऑपरेशंस हैं, प्लानिंग से लेके मॉनिटरिंग तक, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग सब हम एक जगह से बैठ के कर सकते हैं, एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो डिप्लॉयमेंट मतलब ठीक है, आपकी कंपनी ने कहा कि ठीक है हम भी अपने हमारे भी मतलब 500-600 साइट्स हैं, सब पे मैनुअल कन्फिगरेशन में इशू रहेगा, तो एक काम करते हैं चलो SD-WAN वगैरह हम भी यूज करते हैं। तो आपसे कहा गया कि बताओ SD-WAN कैसे कैसे डिप्लॉय करें अपने नेटवर्क में। तो SD-WAN डिप्लॉयमेंट की जब आप बात करते हो तो आपको 2 चीजों की डिप्लॉयमेंट पे फोकस करना होता है, एक तो किस चीज की जो कंट्रोलर्स रहेंगे और एक किस चीज की जो आपकी एज डिवाइसेस हैं। अब 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं तो दोनों की डिप्लॉयमेंट पे फोकस करना पड़ेगा आपको, या तो कंट्रोलर्स की डिप्लॉयमेंट पे फोकस, मतलब आपको कंट्रोलर्स की डिप्लॉयमेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा और एज डिवाइसेस की डिप्लॉयमेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा। जब आप एज डिवाइसेस की डिप्लॉयमेंट पे बात करते हो तो आपसे फिर समझ में आएगा कि 2 तरह की एज डिवाइसेस हमारी, एक तो सिस्को वाली हैं और एक जो विप्टेला फॉर्म फैक्टर की डिवाइसेस, मतलब जो विप्टेला की डिवाइसेस हैं। सिस्को की डिवाइसेस को क्या कहते हो आप, CH कहते हो, और विप्टेला की डिवाइसेस को क्या कहते हो आप, VH कहते हो। इसके अलग मॉडल्स हैं, इसके अलग मॉडल्स हैं, तो कौन सा बेस्ट रहेगा कौन सा बेस्ट नहीं रहेगा उसके लिए आप क्या करोगे, आप डेटा शीट खोल लोगे।
अभी दिखा देता हूँ। तो डेटा शीट से आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ठीक है कौन सा एज डिवाइस हमें डिप्लॉय करना है। अच्छी बात है, ये हम कवर करेंगे राउटर डिप्लॉयमेंट के चैप्टर पे, अगला टॉपिक। बट फिलहाल अगर हम फोकस करें थोड़ा कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट, तो हमारे पास 3 कंट्रोलर्स हैं, वी स्मार्ट है, वी मैनेज है और वी बॉन्ड है। और एक्चुअल में हाई अवेलेबिलिटी इन तीनों के लिए हमें इंश्योर करनी है। हाई अवेलेबिलिटी इन द सेंस कि भाई ऐसा ना हो कि कंट्रोलर ही डाउन चला गया, क्योंकि कंट्रोलर वी बॉन्ड डाउन चला गया, वी स्मार्ट डाउन चला गया, तो वी मैनेज अकेला कुछ नहीं कर देगा। अब वी बॉन्ड ही नहीं आ पा रहा है, तो भाई आपका अगर वी बॉन्ड ही अपनी है तो आपकी कोई भी डिवाइस ऑथेंटिकेट होकर फैब्रिक में ऐड ही नहीं हो पाएगी। तो मतलब वी बॉन्ड की हाई अवेलेबिलिटी, वी स्मार्ट आपका डाउन पड़ा हुआ है तो कोई पॉलिसी नहीं पुश कर पाओगे। राउट एक्सचेंज वी स्मार्ट तो आपका सेंट्रलाइज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वी स्मार्ट आपका कंट्रोल प्लेन है। अब कंट्रोल प्लेन डाउन चला गया तो ना कोई राउट, ना ओएमपी चलेगा ना कुछ, और ओएमपी नहीं चलेगा तो एस डिवाइसेस आपस में थोड़ी ना इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेती हैं राउट्स वगैरह की डायरेक्टली, कुछ भी नहीं होने वाला। और वी मैनेज डाउन चला गया, बाकी सब अप है, तो फिर तो मैनेजमेंट कहां से करोगे। तो मतलब तीनों ही चीजों की आपको हाई अवेलेबिलिटी लेते हुए भी चलना पड़ता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मतलब एक वी स्मार्ट लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 2 वी मैनेज लगाओ, 3 वी मैनेज लगाओ क्लस्टर में, 2 वी बॉन्ड लगाओ, 1 वी बॉन्ड लगाओ, क्या करना है क्या नहीं करना, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके पास 2 तरीके के डिप्लॉयमेंट्स मॉडल है। एक तो क्या है कि भाई आप क्लाउड पे डिप्लॉय कर लो, एक तो है कि आप क्लाउड पे डिप्लॉय कर लो, जहां पे आपको इन सब से कोई टेंशन लेना ही नहीं। आप पकड़ो किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को, जैसे आपका सिस्को ही हो गया मान लो, सिस्को से कहो कि सर ठीक है आप एक काम करो, आप अपने क्लाउड पे डिप्लॉय कर लो, आप जहां पे भी आपका क्लाउड है, AWS Azure जहां पे भी हो आपका क्लाउड, आप क्या करो, आप वहां पे डिप्लॉय करो और मुझे बस एक्सेस दे देना। ठीक है, आप अपने मेरे से पैसे ले लो, चार्जेस ले लो मेरे से, ठीक है, बट आप अपने क्लाउड पे डिप्लॉय करो, मेरे को नहीं हेडेक चाहिए कि भाई रिडंडेंसी मेंटेन करते हुए चल रहा है, देख रहे हैं नेट कहाँ पे इन्वॉल्व है कहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, नेट का सीन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वो भी लेते हुए चलो। तो हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी, हमें इतना हेडेक नहीं चाहिए। तो सिस्को आपने कहा क्लाउड पे डिप्लॉय करवा लो। क्लाउड पे डिप्लॉयमेंट आपका एक्चुअल में रिकमेंडेड मॉडल भी होता है। क्लाउड पे जो आपके एसडीएन का डिप्लॉयमेंट है ये आपका एक्चुअल में रिकमेंडेड भी होता है, क्योंकि उसमें इतनी हेडेक नहीं होती कि आपको रिडंडेंसी, हाई अवेलेबिलिटी, नेट, फिजिकल मेंटेनेंस और ये सब देखते हुए चलना पड़े। तो क्लाउड रिकमेंडेड है, बट ठीक है क्लाउड में चार्जेस लगेंगे, पैसे वैसे लगेंगे। आपने ऑलरेडी मतलब क्या कहते हो, आपने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मतलब इसके लाइसेंसेस वगैरह के लिए आपने ऑलरेडी पे कर रखा है 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर्स का। फिर आप कह रहे हो कि नहीं अब आप जो है क्या करोगे, क्लाउड पे होस्ट और करोगे तो उसके अलग चार्जेस। तो पॉइंट ये है कि कई बार ऐसा है कि भाई लोग प्रेफर नहीं करते कि हम क्लाउड पे होस्ट करें। आप अपने डेटा सेंटर, आप कहीं पे अपने कहीं डेटा सेंटर वगैरह में भी होस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो डेटा सेंटर में ऑलरेडी आपके पास फायरवॉल मतलब सिक्योरिटी डिवाइसेस वगैरह काफी चीजें लगी हुई हैं, तो डेटा सेंटर ही है आपका मान लो, तो आप अपने डेटा सेंटर में भी कहीं ना कहीं इसको होस्ट कर सकते हो। डेटा सेंटर में होस्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे और कुछ ना कुछ कंसिडरेशंस, डिजाइन कंसिडरेशंस या कुछ कंसिडरेशंस आपको लेते हुए चलनी पड़ेंगी कि क्या क्या हमें देखना पड़ेगा। तो ये चैप्टर उसी के बारे में डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस के बारे में ही ये एक्सप्लोर करता है। सो 3 ऑप्शंस कह रहा है, क्लाउड, उसको का जो है क्लाउड, तो यू विल डिप्लॉय एवरीथिंग, वी मैनेज, वी स्मार्ट, वी बॉन्ड कंट्रोलर ऑन टू द सिस्को क्लाउड। MSPs, मैनेज सर्विस प्रोवाइडर, तो सिस्को छोड़ के मतलब कोई अदर कंपनी है जिसका क्लाउड है जहां पे आप डिप्लॉयमेंट लेना चाहते हो, तो कुछ मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो आपकी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज वगैरह दे सकती है, तो आप उनके क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हो। नहीं तो आपका एंटरप्राइज है, आपका खुद का प्राइवेट क्लाउड है, आपका डेटा सेंटर है, आप वहां पे डिप्लॉय कर लो, आपके ऊपर है। तो कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट्स के 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। सर एज ए डिवाइस तो आपको लगानी ही पड़ेगी, जो एज डिवाइस है वो तो आपको लगानी ही पड़ेगी, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। एज डिवाइस तो आपको लगानी ही पड़ेगी अपने साइट पे, बट बात की जा रही है यहाँ पे कंट्रोलर्स के डिप्लॉयमेंट की। जब आप कंट्रोलर्स के डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हो तो या तो सिस्को पे होस्ट करो, या तो कोई थर्ड पार्टी MSPs वगैरह हैं, या तो एंटरप्राइज IP आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। क्लाउड पे अगर आप होस्ट करते हो, मान लो क्लाउड पे होस्ट करते हो, मतलब डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की बात करते हो, तो या तो आप पूरी तरह से अपने प्रीमिसेस पे होस्ट कर लो, पूरी तरह से अपने प्रीमिसेस पे होस्ट कर लो,
ठीक है, आपका प्रीमिसेस पे डेटा सेंटर हो सकता है, आपका कोई प्राइवेट क्लाउड है जो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आपके दोनों ही सपोर्टेड रहेंगे अभी भी, डिजाइन कंसिडरेशंस रिक्वायर्ड होंगी, मतलब आप अपने प्रीमिसेस पे होस्ट करो कंट्रोलर्स को, और अपने प्रीमिसेस पे होस्ट करोगे तो जो आपको कंसिडरेशंस लेके चलनी पड़ती है वो कंसिडरेशंस आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेट हो गया, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ लगाओगे कंट्रोलर्स को, फायरवॉल के पीछे, फायरवॉल के आगे, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, redundancy, high availability, hardware, power supply, मतलब everything you have to consider. Otherwise आपको तीनों को ही भाई क्लाउड पे होस्ट कर दो। सिंगल अवेलेबिलिटी मतलब एक ही जगह पे, या मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में, AWS में, Azure में, एक ही जगह पे, अलग अलग जगह पे, आपके ऊपर जहां मन करे आप जो है माइक्रोसॉफ्ट Azure या Amazon वेब सर्विसेज AWS वगैरह में कर सकते हो, या मिक्स यूज कर लो। कुछ कंट्रोलर्स, कुछ मतलब सपोज आपकी कहाँ पे हैं, क्लाउड पे हैं, और कुछ कहाँ है आपके प्रीमिसेस पे, मतलब आप कुछ चीजें आप अपने क्लाउड पे रख लो, कुछ चीजें कहाँ पे रख लो, अपने प्रीमिसेस पे रख लो, और बस दोनों के बीच में रीचेबिलिटी करा दो। आईपी कनेक्टिविटी बिटवीन द डोमेन्स इज रिक्वायर्ड, बाकी आप पब्लिक और प्राइवेट कैट दोनों पे भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर रहेगा। ये रिकमेंडेड है, क्योंकि आपके पास आपको फिर कोई भी हेडेक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि क्या है क्या नहीं। तो कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट के तीन मॉडल्स हैं, मतलब तीन मॉडल्स हैं, या तो क्लाउड होस्टेड, पूरी तरह से क्लाउड पे होस्टेड। अब क्लाउड में आपके पास अगर आप जाओगे तो या तो आपके पास जैसे सिस्को है, सिस्को ऑपरेशंस, या आप बात करो जैसे एमएसपीज होते हैं, मैनेज सर्विस प्रोवाइडर, और अगर आप ऑन प्रीमिसेस की बात करोगे तो फिर तो सर आपका डेटा सेंटर वगैरह या प्राइवेट क्लाउड है वो यूज कर लो। मिक्स की बात करोगे तो कुछ क्लाउड पे, कुछ प्रीमिसेस पे, दोनों के बीच में रीचेबिलिटी करा देना इसी तरीके से, और यू कैन हैव अ मिक्स डिप्लॉयमेंट मॉडल। अब सिस्को वाले क्या करते हैं, सिस्को वाले क्या करते हैं, तो जैसे सिस्को वाले क्या करते हैं कि आपने उनसे कहा कि भाई आप क्या करो, आप मैं क्या करूंगा, आपके क्लाउड वगैरह पे डिप्लॉय करूंगा। तो ये लोग क्या करते हैं, एक इनका सिस्को कॉमर्स वर्क स्पेस करके एक पोर्टल टाइप, अब पता नहीं आप में से किसी को पता है या नहीं, तो किसी को पता हो तो बता सकता है थोड़ा। एक सिस्को कॉमर्स वर्क स्पेस करके ना एक इनका पोर्टल टाइप है, यहाँ पे आप ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक कस्टमर क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करते हैं वो, मतलब ये आप ऐसे कर सकते हो, जो सेल्स वगैरह का जो पार्ट है, या जो कस्टमर इंटरेक्शन का जो पार्ट है ना, वो यहाँ से, ठीक है, वो यहाँ से क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं। तो अगर आप जो है क्या हो, आप गेस्ट हो, आप लॉग इन कर सकते हो, आप मतलब आपके लिए मतलब एक जो अकाउंट टाइप क्रिएट करते हैं। तो व्हाट दे डू एक्चुअली, दे क्रिएट अ कस्टमर एंड ओवरले डिजाइन इन द CCW, CCW में ही मतलब सिस्को कॉमर्स वर्क स्पेस में ही वो कस्टमर वगैरह और ओवरले कैसे रहेगा, मतलब आपका कितने वी स्मार्ट, कितने वी मैनेज, क्या है क्या नहीं, वो सब चीजें आपकी वो कहीं ना कहीं सिस्को कॉमर्स वर्क स्पेस में वो क्रिएट करके रखते हैं। मतलब एक अंदर ही अंदर कोई कस्टमर बनाएंगे, हाई ऑर्गेनाइजेशन नेम, वो सब चीजें आपकी वहीं पे फिलअप करेंगे। और ये यहीं पे क्या करते हैं, मतलब ये कस्टमर क्रिएट करने के बाद वो क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर जैसे आईपीज हो गए, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर जैसे आईपीज हो गए आपके पास, ठीक है, या जो जिन आईपीज को यूज करके आपका जो कस्टमर है वो क्या करेगा, आपके डिवाइसेस को एक्सेस करेगा, उनको क्या करते हैं, वो व्हाइट लिस्ट करते हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस, कस्टमर मस्ट प्रोवाइड प्रीफिक्सेस फॉर व्हाइट लिस्टिंग, मतलब जो प्रीफिक्सेस कस्टमर मतलब अलाउ करवाना चाहता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ आईपीज व्हाइट लिस्ट कराते हैं, ठीक है, दोज आईपीज आर गोइंग टू बी परमिटेड टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर स्पेस। तो कस्टमर मस्ट प्रोवाइड सम प्रीफिक्सेस फॉर व्हाइट लिस्टिंग, और जब डिप्लॉयमेंट आपके पास फाइनल हो जाता है, जब कन्फिगरेशन एंटर करने के बाद, तब आपका वो फाइनल स्टेट में फिर रीच करता है। तो इनका एक प्लग एंड प्ले पोर्टल भी है, मतलब एक्चुअल में जो आपका वीबॉन्ड है, वी ऑर्केस्ट्रेटर, मतलब वी ऑर्केस्ट्रेटर वीबॉन्ड रिलाइज ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्को प्लग एंड प्ले, तो सिस्को का एक पीएनपी पोर्टल भी है, सिस्को पीएनपी प्लग एंड प्ले। तो ये वहां से क्या करता है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन नेम वगैरह वो सारी चीजें वो उठा सकता है। ऑथेंटिकेशन के लिए सर्टिफिकेट्स, डिजिटल सर्टिफिकेट, मतलब इसको आप एक क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉलो करते हुए चलो, क्लाइंट सर्वर मॉडल लेते हुए चलो, तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स वगैरह, पब्लिक की वगैरह, प्राइवेट की वगैरह, मतलब पीकेआई जो होता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब चीजें आपका यूज की जाती हैं, और उसके लिए आपका ये सिस्को वाले डिजिसर्ट यूज करते हैं, मतलब सर्टिफिकेट अथॉरिटीज होती है कई सारी, जो आपकी
ऑथराइज करती हैं कि ठीक है आपका कम्युनिकेशन इस वेबसाइट के साथ पूरा ओके है, नहीं है, क्या है क्या नहीं, तो दे इशू सम सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स फॉर द सेम। तो सर्टिफिकेशन का जो इसमें प्रोसेस है, सर्टिफिकेट्स का जो प्रोसेस है इसमें आपके SD-WAN विद टेला में, सिस्को वाले किससे लेते हैं? सिस्को वाले आपका सिमेंटिक डिजीसर्ट करके जो इनका है, मतलब साइन सर्टिफिकेट साइन वगैरह करना, डिजिटल सर्टिफिकेट्स वगैरह को साइन करने का जो प्रोसेस है वो डिजीसर्ट को यूज करते हुए करते हैं। So they create the controllers and they whitelist some IP addresses and the certificate जो आपके होते हैं, जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास होते हैं, वो आपके डिजीसर्ट सिमेंटिक से साइंड होते हैं, उसको यूज करके ये आपका इनिशियल ऑथेंटिकेशन परफॉर्म किया जाता है। और कस्टमर क्या प्रोवाइड करता है? कस्टमर प्रोवाइड करता है कि कौन कौन सी एज डिवाइसेस आपके SD-WAN फैब्रिक में ऐड की जाने वाली। The customer will provide, customer supplies the list of the VS devices in .viptela format. ठीक है, मतलब ये एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के ओवरले में कौन कौन सी डिवाइसेस, कौन कौन सी आपकी एज डिवाइसेस आपकी अलाउड होने वाली हैं, वो लिस्ट आपकी कस्टमर प्रोवाइड करता है। वो लिस्ट आपकी .viptela फॉर्मेट होती है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो ये एक लिस्ट होती है, वो लिस्ट आपकी .viptela फॉर्मेट में होती है। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है, मेजरली किस बात की इंफॉर्मेशन होती है? इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कौन सी जो आपकी एज डिवाइसेस हैं ये आपके SD-WAN फैब्रिक में अलाउ की जाने वाली है। और याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन नेम जो आपका यहाँ पे डिफाइन होता है वही ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको सभी जगहों पे यूज करना पड़ता है, डिपेंडेंट ऑन द ओवरले ऑर्गेनाइजेशन नेम एज क्रिएटेड इन द स्टेप नंबर 1। यू कैन नॉट क्रिएट और मॉडिफाई दिस इन दी आइसोलेशन। तो ये सिस्को का क्लाउड डिप्लॉयमेंट है कि सिस्को जब क्लाउड में आपके पास एक कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट फॉलो करता है, तो आपका वो इन 3 स्टेप्स में आपका वो कंट्रोलर अपने क्लाउड में, अब वो खुद भी AWS Azure वगैरह जो भी यूज करते हो, वो आपका वहां पे जाके वो अपने पोर्टल सिस्को कॉमर्स वर्कस्पेस वगैरह से क्रिएट करते हैं। कस्टमर से वो फाइल लेते हैं। ये फाइल क्या बताती है कि कौन कौन सी एज डिवाइसेस हैं जो आपकी एक्चुअल में यूज की जाने वाली है SD-WAN फैब्रिक में एक कस्टमर के लिए। इतना करने के बाद आपका एक फंक्शनल ओवरले बनता है। और ये देखो नीचे लिखा हुआ है कि SD-WAN कंट्रोलर बिल्डअप कैसे होता है AWS क्लाउड में। तो सिस्को की जो क्लाउड ऑपरेशन की टीम है, दे यूज द vOrchestrator टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस इन द ऑटोमेटिक प्रोसेस। मतलब ये ऑटोमेटिक ही होगा, ये प्रोसेस आपका ऑटोमेटिकली ही होगा, और ये AWS के क्लाउड में इन्होंने किया होगा। तो सिस्को की जो क्लाउड ऑपरेशंस की जो टीम है, ये आपका यूज करती है vOrchestrator to perform the following actions in the automated process. First of all, bring up a complete controller set with options for building redundant controllers in a single or multiple AWS virtual private cloud. So, AWS virtual private cloud जो आपके पास है, इसको यूज करते हुए आपके मतलब सिक्योर, मतलब इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में आपका सिंगल कंट्रोलर या रिडंडेंट का मतलब है अगर मल्टीपल कंट्रोलर्स, आप मल्टीपल vBonds हो गए, या मल्टीपल आपके vManages हो गए, ठीक है, या मल्टीपल आपके पास कहीं ना कहीं क्या कह सकते हो VS वो है, क्या नाम है, vManage डिवाइसेस हैं। तो पूरा का पूरा जो आपका कंट्रोलर सेट होता है, ठीक है, इस फंक्शनलिटी के साथ कि आपकी रिडंडेंसी भी मेंटेन की जाएगी, वो आपका एक प्राइवेट क्लाउड में AWS के जो एक प्राइवेट क्लाउड है वहां पे, या मल्टीपल प्राइवेट क्लाउड्स वगैरह में आपका वो अप आता है। क्रिएट्स एनी नंबर ऑफ कंट्रोलर अक्रॉस एनी नंबर ऑफ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एंड अवेलेबिलिटी डोंट नो, मतलब कितने भी आपके कंट्रोलर्स और कितने भी आपके मतलब वो क्रिएट कर सकते हैं। दे कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ कंट्रोलर्स अक्रॉस एनी नंबर ऑफ VPCs। तो कितने भी मतलब दे कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ कंट्रोलर्स एंड VPCs इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी zones and they will add the controllers at the time or exiting the setup। मतलब ज्यादा अगर सपोज कस्टमर ने कहा कि नहीं मुझे एक नहीं 2 vBond चाहिए, या मेरी बहुत सारी साइट से मुझे मल्टीपल vSmart कंट्रोलर चाहिए, तो at the time they are deploying those things, at the time they can add the controller in the existing setup as well। और इनिशियल सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए, इनिशियल सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए वो आपका डिजीसर्ट सिमेंटिक का जो एक वो है यूज करते हैं। मतलब दे डोंट यूज एनी काइंड ऑफ लोकल सर्टिफिकेट अथॉरिटी, मतलब किसी कंपनी के सर्टिफिकेट अथॉरिटी को सपोर्ट नहीं करते। दे यूज द सर्टिफिकेट साइनिंग प्रोसेस
बाय DigiCert। DigiCert आपका सिमेंटिक हैंडल करता है और कंट्रोल प्लेन अपने आप ही कंट्रोल चैनल्स आप ब्रॉट अप ऑटोमेटिकली व्हेन द कंट्रोलर्स आर एक्चुअली फंक्शन। जैसे ही कंट्रोलर्स आपके फंक्शन होते हैं आपका कंट्रोल चैनल अपने आप ही एक्चुअल में अप आ जाता है। ये इनका इंटरनल प्रोसेस है, एक्चुअली में हमें इससे कोई मतलब है नहीं, बट ये इनका इंटरनल प्रोसेस है कि आपका कैसे वो अपने SD-WAN फैब्रिक में कैसे मतलब आपका मतलब वो सिस्को वाले कैसे अपने क्लाउड में AWS क्लाउड में कैसे आपके वो मल्टीपल कस्टमर्स वगैरह के लिए अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में अलग अलग प्राइवेट क्लाउड्स में वो आपके कंट्रोलर्स वगैरह को होस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बाद में अगर ऐड करना होगा, और सर्टिफिकेट्स इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए वो आपका DigiCert सिमेंटिक का यूज करते हैं। कुछ आईपीस ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये इनका AWS का वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है और ये एक इंटरनेट गेटवे है जहां से आप इंटरनेट तक रीच करोगे। ठीक है, ये कंट्रोलर से आपके vMont, vManage, vSmart कंट्रोलर, ये आपके एक सबनेट, ये मैंने आपको बताया था VPN 512 किस लिए होता है आपके मैनेजमेंट के लिए। तो एक इंटरफेस इनका एक मैनेजमेंट VPN 512 का पार्ट होता है जहां से बैठ के आप इनको SSH इन आईपीस को यूज करके आप इनको SSH करके मतलब कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट। और एक इनका VPN 0 मतलब ट्रांसपोर्ट इंटरफेस मतलब इसको यूज करके ये एक्चुअल में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे या VS डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे ओवर द ट्रांसपोर्ट। तो ये VPN 0 मतलब वैन सबनेट जो आपके पास रहेगा वो ये रहने वाला है। तो इलास्टिक आईपी एड्रेसेस, दे यूज सम आईपी एड्रेसेस जो आपका AWS व्हाइट लिस्ट करता है एक्सेस के लिए। ठीक है, you can SSH or you can use the HTTP for the management purpose accordingly। स्टैंडर्ड विक्टेला UDP पोर्ट्स मतलब 1 2 3 4 6 एक इनका 1 2 3 4 6 आपका एक UDP पोर्ट नंबर होता है जो आपका SD-WAN विक्टेला यूज करता है जब कनेक्शन DTLS टनल वगैरह एस्टैब्लिश करता है। तो ये मतलब AWS वाले मतलब उनको अलाउ करते हैं, they allow the SSH HTTP for management, they allow the UDP port numbers like 1 2 3 जो भी आपके UDP पोर्ट नंबर्स आपके SD-WAN विक्टेला फैब्रिक में यूज होते हैं उनको यूज किया जाता है। व्हाइट लिस्टिंग मतलब दे व्हाइट लिस्ट सम आईपीस जिनको यूज करके आपका एक्सेस दिया जा सकता है इन कंट्रोलर्स वगैरह का। इंटरनेट गेटवे रीचेबिलिटी केवल इंटरनेट के थ्रू ही आपकी फर्दर रीचेबिलिटी रहने वाली है। सर ये जो व्हाइट लिस्ट बार बार यूज हो रहा है मतलब ये है क्या मतलब? व्हाइट लिस्ट मतलब कुछ आईपी जो आपको अलाउ करने हैं, वैसे तो फिर मतलब कोई भी मतलब ये क्या करेंगे कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ आईपीस को ही अलाउ करेंगे अंदर आने के लिए, बाकी सारे आईपीस को क्या करेंगे ब्लॉक कर देंगे। तो उसी को क्या कहते हैं वो आईपीस जो आपके व्हाइट लिस्टेड है, मतलब जो आपके ब्लैक लिस्टेड नहीं है। ब्लैक लिस्टेड मतलब जो आईपीस आपके अलाउड नहीं है, और व्हाइट लिस्टेड का मतलब है जो आईपीस आपके इंटरनल मतलब इसमें आने के लिए अलाउड रहेंगे क्लाउड में। और इलास्टिक आईपी का मतलब बस ये होता है कि एक आईपी एक कस्टमर के लिए एक आईपी आपका रहेगा। अब वो आईपी कस्टमर डिफाइन नहीं करेगा, मतलब एक आईपी रहेगा कस्टमर के लिए बट वो आईपी कस्टमर की चॉइस का आईपी नहीं होता। आईपी कुछ भी हो सकता है जिसको यूज करके आपका कस्टमर अब कंट्रोलर्स वगैरह को मैनेज कर सकता है। दैट आईपी कुड बी एनी आईपी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द चॉइस ऑफ कस्टमर। तो व्हाइट लिस्ट मतलब दे आर अलाउइंग सम स्पेसिफिक सेट ऑफ आईपीस अकॉर्डिंगली। तो कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ आईपीस अलाउ कर रहे हैं जिनको यूज करके आपके कंट्रोलर्स को फर्दर SSH या HTTPS के थ्रू एक्सेस किया जाएगा। बाकी ऐसा थोड़ी नहीं कि आप अब कोई रैंडम सपोज आपके सारे आईपीस अलाउ कर दें तो फिर तो कोई भी आपके इस क्लाउड में आपका एंटर कर सकता है। तो मतलब वो दे आर जस्ट अलाउइंग सम स्पेसिफिक सेट ऑफ आईपीस सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड फ्रॉम द इंटरनेट। और इंटरनेट गेटवे ओनली मतलब ये कनेक्टिविटी जो आपकी होती है कंट्रोलर्स के साथ ये केवल इंटरनेट गेटवे इंटरनेट के थ्रू ही रहने वाली है। ये सिस्को का SD-WAN AWS कंट्रोलर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सिस्को वाले दिस इज हाउ सिस्को they implement it in their infra. We can also have Cisco SD-WAN manage the service provider deployment. You can also contact some third party service providers apart from Cisco। Cisco आपको नहीं दिए तो ठीक है, मतलब Cisco सर्विसेज आप कहीं और से किसी और जगह से जाके भी आप जो है सर्विसेज ले सकते हो। और भी वेंडर्स होंगे जो आपको सर्विसेज दे सकते होंगे। You can go there, you can contact them कि भाई ऐसा है हमें अपने कंट्रोलर्स होस्ट करने, बताओ क्या चार्जेस हैं, क्या है क्या नहीं, ये सब चीजें। अब एक चीज आती है इसमें टेनेंसी की क्या बात होती है कि मान लो सपोज आप सिस्को के पास गए या आप किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के पास गए, MSPs के पास गए, तो आपसे पूछते हैं कि आप ये बताओ कि सपोज दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन A और ऑर्गेनाइजेशन B, ठीक है। तो ये आपसे क्या पूछते हैं
कि क्या आपको डेडिकेटेड आपको रिसोर्सेज चाहिए अपने कंट्रोलर के लिए, क्या आपको मतलब क्या आप अपने कंट्रोलर्स को सिंगल टेनेंट मोड में डिप्लॉय करना चाहते हो या मल्टी टेनेंट से आप काम चला लो। तो मल्टी टेनेंसी में क्या होता है कि दे विल हैव द सेम vBond orchestrator and they will have the same vManage for multiple tenants, multiple organizations। तो tenants मतलब जो आपके मतलब tenants मतलब अगर आप बात करोगे तो multiple companies can have the same vManage and vBond orchestrator जब आप बात करते हो किसकी मल्टी टेनेंसी की। डेडिकेटेड में क्या होगा भाई, डेडिकेटेड में दोनों के लिए आपके पास अलग अलग रिसोर्सेज डेडिकेटेड रहेंगे, दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड रहेंगे, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट वगैरह नहीं करेंगे। यहाँ पे भी दे विल इंश्योर सम सॉर्ट ऑफ यू नो प्राइवेसी एंड एवरीथिंग कि भाई एक मतलब रिसोर्सेज शेयर्ड है, रिसोर्सेज तो शेयर्ड है, बट ऐसा नहीं होगा कि ये कंपनी ए वाले कंपनी बी वाले की इंफॉर्मेशन देख लें या रिकॉर्ड देख लें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। they will have one vManage deployed on some hardware, और एक्चुअल में that vManage will be able to manage multiple tenants or multiple what we can say like companies। vSmart controller डेडिकेटेड ही रहेगा, vSmart controller आपके मल्टी टेनेंट मोड में ऑपरेट नहीं करता। vSmart controller मतलब जो आपका कंट्रोल प्लेन है, कंट्रोल प्लेन विल ऑलवेज बी डेडिकेटेड, कंट्रोल प्लेन कभी भी आपका मल्टी टेनेंट मोड में ऑपरेट नहीं कर सकता। मींस every organization for every organization they will have a dedicated vSmart controller, they will have a dedicated vSmart controller। vSmart controller cannot operate in a multi tenant environment। मतलब आपका vBond और vManage तो आपका जो है शेयर्ड हो सकता है, बट आपका जो vSmart जो कंट्रोलर है, ये vSmart कंट्रोलर आपका एक्चुअल में शेयर नहीं हो सकता। कंट्रोल प्लेन अलग अलग ही रहेगा, कंट्रोल प्लेन आपका सेम दो कंपनीज के लिए, दो उसके लिए और के लिए सेम नहीं रहने वाला। यही आपके डिप्लॉयमेंट्स के मेथड्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो अगर आप बात करोगे अपने SD-WAN फैब्रिक में। तो सॉरी थर्ड पॉइंट व्हाट लॉ, सॉरी थर्ड पॉइंट वो क्वेश्चन यू मस्ट सेट अप vManage में मल्टी टेनेंट। अरे मतलब अगर आप ये कह रहा है कि अगर आप इसको क्या नाम है vManage को मल्टी टेनेंट मोड में सेटअप करना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, बाद में नहीं कर सकते कि बाद में आपने मतलब डिप्लॉय कर दिया vManage डेडिकेटेड और फिर कह रहे हो कि अच्छा आप इसको क्या करोगे, शेयर करोगे किसके साथ, किसी और टेनेंट के साथ, वो नहीं हो सकता। मतलब when you are setting the vManage controller at the starting itself you have to set up either in the single tenant mode or in the multi tenant mode, बाद में सेटअप नहीं होगा। ये आपका कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी कौन सा क्लाउड वाला फोकस आपका ये आर्किटेक्चर। अगर आप बात करोगे ऑन प्रेमिसेस, तो ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट फिर अलग बात है। ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट में हमें देखना पड़ता है कि हमारे प्रेमिसेस पे अगर हमें कंट्रोलर डिप्लॉय करना है तो हमें कितना रिसोर्स चाहिए होगा, कैसे डिप्लॉय करेंगे, ये हमारे प्रेमिसेस पे डिप्लॉयमेंट की बात की जाए तो ये हम एक बार कवर करेंगे नेक्स्ट। तो अभी के लिए आपको बस ये आपका कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट ऑन द क्लाउड वाला ऑप्शन आपका डिजाइन करना है। तो आपको डिस्कस करना है, आपको कवर करना है OMP के बारे में, OMP की टर्मिनोलॉजीज के बारे में, और आपको डिस्कस करना है, आपको कवर करना है आपका ये जो था डिप्लॉयमेंट ऑप्शन इन द क्लाउड। थोड़ा सा पढ़ लेना कि जिसको वाले कैसे यूज करते हैं कैसे नहीं, ठीक है, सिंगल टेनेंट मल्टी टेनेंट, ताकि आपको क्लियर होना चाहिए। फिलहाल आपको एक क्लियर होना चाहिए फिलहाल यहाँ पे कि SD-WAN SD-WAन कंट्रोलर है क्या, क्यों यूज करोगे, और क्या क्या आपके इसके वो रहते हैं, क्या क्या आपके पास कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोलर्स, एज डिवाइसेस, कनेक्टिविटी थोड़ी बहुत, T-Lock, OMP, इन सब चीजों के बारे में, मतलब बेसिक चीजें हमने काफी हद तक काफी चीजें कवर करी।